हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अपने इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। चलिए बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था बेटा, उसमें हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को स्टार्ट किया था। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर हम एक डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है, बल्कि हम सिर्फ एक पार्ट है इसका। प्लांट्स की हमें बहुत जरूरत है बेटा, क्योंकि प्लांट्स से हमें फ्यूल वुड और फ्रूट्स मिलते हैं। साथ के साथ क्या होता है बेटा, साथ के साथ हमें ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलती है बेटा। और जो वाइल्ड लाइफ होती है बेटा, वो भी काफी ज्यादा हद तक जो है बैलेंस बनाने का काम करते हैं इस पूरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है बेटा। और हमने ये भी देखा था कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज है बेटा इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के पाए जाने के चक्कर में। इसलिए इनको प्रिजर्व करना तो और भी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जैसे ही ह्यूमन बीइंग नाम के प्रजाति का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है वो संकट में आ जाते हैं। तो इनका प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन में हमने क्या देखा था, कंजर्वेशन में हमने देखा कि इनका कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व दिस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इनको कंजर्व करना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि इट्स मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। एक तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, साथ के साथ इट सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम, ये लाइफ सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। और साथ के साथ इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करना है बेटा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ताकि हम ब्रीडिंग के जरिए उनकी पॉपुलेशन को भविष्य में बढ़ा सके। तो गवर्नमेंट के जरिए क्या कदम उठाए गए, गवर्नमेंट के जरिए कदम उठाए गए कि एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया 1972 में, जिसके तहत जितनी भी स्पीशीज थी जिन्हें प्रिजर्व किया जाना है उनकी लिस्ट को पब्लिश किया गया। हंटिंग पे बैन लगाया गया। लीगल प्रोटेक्टेड एरिया इनके लिए बनाया गया जहां पे ये एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने से बच सकें। और साथ के साथ इनके लीगल ट्रेड पे भी रोक लगाई गई। काफी सारे जानवर जो कि अब एंडेंजर्ड की कगार पर आ गए हैं और एक्सटेंट हो सकते हैं, यानी कि लुप्त हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए सरकार के जरिए काफी सारे जानवरों के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोरस है, ब्लैक बक है ना, गोडावन है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, दोनों का नाम सेम ही है। तो इनके लिए चलाए गए। उसके बाद हमने देखा कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सिर्फ हम बड़े बड़े जानवरों को नहीं, बल्कि हम बीटल्स, कुछ टाइप के बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज को भी शामिल करते हैं। और साथ के साथ फिर हमने ये भी देखा कि 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को भी शामिल किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। फिर हमने बात करी बेटा प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर जिनकी पॉपुलेशन जो है 1973 में 1870 रह गई थी बेटा, जो कि आज से 100 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 55,000। इससे पता चलता है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन पे काफी गिरावट आई, क्योंकि उसके बोन्स का इस्तेमाल किया जाता था बेटा मेडिसिन बनाने के लिए, और साथ के साथ उसकी खाल का भी इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग चीजें बनाने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत डिमांड थी, इस वजह से टाइगर्स को काफी ज्यादा मारा गया, उनका इलीगल ट्रेड किया गया। सरकार को ये समझ में आया कि नहीं, ये चीज जो है, ये जो स्पीशीज है, इसको बचाना बहुत प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार के जरिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973 में, जिसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारे टाइगर रिजर्व सेटअप किए गए। जिसमें हमने बात करी थी सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि अलवर राजस्थान में है। रणथंबोर नेशनल पार्क हमने बात करी थी बेटा, रामगढ़ विषधारी बूंदी है। मुकुंदरा हिल्स कोटा राजस्थान में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बेटा उत्तराखंड में। ये सारे के सारे हमने बातचीत करी थी, ताकि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर्स को प्रिजर्व किया जा सके। उसके बाद हमने देखा था बेटा कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हमने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन समझा कि 3 तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, एक होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक होते हैं आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं बेटा जिसमें लोकल एरियाज को या लोकल ट्राइबल्स को जाने की अनुमति नहीं होती है, और इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं, बल्कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के हिसाब से क्या करती है बेटा, टिम्बर का कल्टीवेशन करती है। उसके बाद हमने देखा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बेटा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा, ट्राइबल कम्युनिटीज को जाने की परमिशन होती है, लेकिन वो सिर्फ वहां से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही कंज्यूम कर सकते हैं, वहां से वो टिम्बर काट के नहीं लेके जा सकते। अनक्लास फॉरेस्ट में हमने बात करती है बेटा, अनक्लास फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं बेटा जो कि ट्राइबल्स के कंट्रोल में आते हैं। यहाँ पे ट्राइबल्स के जरिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। फिर हमने देखा कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट बनते हैं बेटा, जो कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जो है बेटा वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पाए जाते हैं। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है बेटा वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इस वाले रीजन में पाए जाते हैं। और अनक्लास फॉरेस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइबल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और साथ के साथ आपके कुछ गुजरात के हिस्सों में भी पाए जाते हैं।
यहां तक हमने सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के जुड़ी हुई पढ़ ली थी। अब हमें इसके आगे बढ़ना है, तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के एक ट्राइबल कम्युनिटीज या लोकल कम्युनिटीज किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, समझते हैं बेटा। ठीक है, conservation strategies are not new in our country. We often ignore that in India forests are also home to some of the traditional communities. देखिए बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जो टेक्नोलॉजीज है वो हमारे कंट्री के अंदर पुरानी नहीं है, और हम ये भूल जाते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से वाइल्ड लाइफ ही नहीं रहती है, बल्कि फॉरेस्ट काफी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज का घर भी होता है। जैसा कि आपको पता है बेटा, काफी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज की जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, यानी कि जो रोटी कपड़ा मकान है, वो सब जंगलों से ही आता है, और वो अपने बेसिक नीड के लिए जो डिपेंडेंट है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बेटा, जंगलों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनका बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जंगलों से आता है। ये पूजा भी किसकी करते हैं बेटा, जंगलों की ही करते हैं। In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials. और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं बेटा जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज क्या कर रही है बेटा, इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को प्रिजर्व करने का काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर काम कर रही है बेटा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। ये मानते हुए कि इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा के रख सकते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज क्या कर रही है बेटा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर क्या कर रही है, काम कर रही है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। इसमें एक एग्जांपल दिया गया सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का, जो कहां पे है बेटा, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है बेटा, जहां पे विलेजर्स ने लड़ाई करी या विद्रोह किया बेटा माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। भाई ऐसा कहा जाता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास जो है माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, लेकिन वहां के विलेजेस के लोगों ने क्या किया बेटा, उस माइनिंग इंडस्ट्री का विद्रोह किया बेटा, और वहां पे माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने लगी। ठीक है, In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicit rejecting government involvement. काफी सारी एरियाज में तो बेटा ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करती है बेटा, इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए खुद आगे आई, और उन्होंने उनको वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पसंद नहीं था कि इस जगह को हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ज्यादा कोई काम की बात नहीं है। इसी का एक एग्जांपल दिया गया बेटा, अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव के जो निवासी थे, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 गांव आते हैं राजस्थान के अंदर, उन्होंने निवासी थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया बेटा कि जो 1200 हेक्टेयर जमीन होगी, कितनी हेक्टेयर होगी बेटा, 1200 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं बेटा। तो 1200 हेक्टेयर जो जमीन होगी जंगल की, उसे भैरव देव डाकव सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर किया गया। ट्राइबल्स ने क्या बोला बेटा, जो अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने मिलकर क्या किया बेटा, जंगल की 1200 हेक्टेयर की जमीन को भैरव देव डाको सेंचुरी में कन्वर्ट किया और डिक्लेयर किया दैट यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो इन्हीं ट्राइबल्स के जरिए बनाए जाएंगे, ना कि गवर्नमेंट के जरिए, और यहाँ पे हंटिंग को बैन किया गया होगा, और साथ के साथ इन वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाएगा भारी आक्रमण से। क्योंकि क्या किया करते थे बेटा, बहुत सारे शिकारी लोग हुआ करते थे ना बेटा, वो क्या करते थे, इन जानवरों को पकड़ के इनको मार के इनकी बोन्स वगैरह का, इनका तीथ्स वगैरह का, इनकी खाल वगैरह का क्या करते थे बेटा, ट्रेडिंग करते थे। तो भैरव देव डाको सेंचुरी बनाई गई बेटा अलवर जिले के 5 गांवों के समूह के जरिए, ताकि इस 1200 हेक्टेयर की जमीन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप किया जा सके ट्राइबल्स कम्युनिटीज के जरिए, जहां पे हंटिंग भी नहीं होगी, और साथ के साथ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा किसी भी आउटसाइडर एंक्रोचमेंट से। क्लियर है क्या बेटा? तो इस तरीके से कम्युनिटी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, किसको कंजर्व करने में बेटा, है ना, ये अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पढ़ो बेटा इसको आगे। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, और कहां पे क्या क्या देखा गया बेटा वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए, द फेमस चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट सबने देखा है बेटा। चिपको मूवमेंट कहां पे हुआ था बेटा? चामोली डिस्ट्रिक्ट। कहां पे हुआ था बेटा? चामोली डिस्ट्रिक्ट में। अब जब ये चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में बेटा, उस टाइम पे ये जो था ये था यूपी का पार्ट, लेकिन अभी प्रेजेंट में किसका पार्ट है बेटा? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का नहीं बेटा, उत्तराखंड का। उस टाइम उत्तराखंड क्या है बेटा? उत्तरांचल जो है वो यूपी से ही अलग हुआ था। ठीक है, लेकिन जब चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में, जब चिपको मूवमेंट हुआ था बेटा 1973 में, तो ये चिपको मूवमेंट जो चामोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था बेटा, ये यूपी का पार्ट था, लेकिन अभी प्रेजेंट में कहां पे? उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका भी आप जानते हैं बेटा, इसके लीडर कौन थे बेटा? इसके लीडर थे बेटा आपके सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे बेटा? सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने
है ना, पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पेड़ों के चिपक गए थे, इसलिए से क्या कहा जाता है बेटा, चिपको मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, इन द हिमालयाज हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज आल्सो शोन दैट कम्युनिटी अफोरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पीशीज कैन बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल। इन्होंने सिर्फ डिफोरेस्टेशन के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई, बल्कि इन्होंने ये प्रूव भी किया कि कम्युनिटी मिलकर भी क्या कर सकती है बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकती है, प्रिजर्व कर सकती है। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread। ठीक है, और नए नए तरीके के कंजर्वेशन मेथड्स बेटा, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है कंजर्वेशन के साथ वो भी क्या हो रहे हैं बेटा, फैलते जा रहे हैं, ताकि इस इकोलॉजिकल बैलेंस को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन। अब ये बीज बचाओ आंदोलन किसके जरिए शुरू किया गया था बेटा, विजय जरधारी के जरिए। किसके जरिए किया गया था बेटा, विजय जरधारी के जरिए। ठीक है, तेहरी में, तेहरी कहां पे बेटा, उत्तराखंड में। ठीक है, और नवदन्या, नवदन्या हम किसकी बात करते हैं बेटा, नवदन्या जो है वो क्या है बेटा, एक एनजीओ है। नवदन्या क्या है बेटा, एक एनजीओ है, जिसका ये मानना है कि हम फार्मिंग जो है वो बिना केमिकल्स और बिना सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। यानी कि बीज बचाओ आंदोलन किसकी बात हो रहे हैं बेटा, ट्रेडिशनल सीड्स को बचाने की बात कर रहे हैं, कि जो हमारे जेनेटिकली सीड्स है, जो ट्रेडिशनल सीड्स उनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था बेटा विजय जरधारी के जरिए। और नवदन्या एनजीओ जो है बेटा, नवदन्या एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा, उसका ये मानना है कि जो हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हो, तो उससे क्या होगा बेटा, और भी फार्म प्रोडक्शन जो है बेहतर तरीके से होगा, और ऑर्गेनिक जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे निकल के आ पाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये कम्युनिटीज के जरिए, फार्मर्स के जरिए क्या है बेटा, कुछ ऐसे प्रोटेस्ट चलाए गए ताकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सके बेटा, कंजर्व किया जा सके। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। इंडिया के अंदर एक जेएफएम प्रोग्राम भी चलाया गया बेटा। जेएफएम का मतलब क्या होता है बेटा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया बेटा, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है बताने का कि किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकती है बेटा, कंजर्व कर सकती है। देखिए बेटा, ये प्रोग्राम जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, याद रखना बेटा, इसमें ट्राइबल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलकर काम करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। ये प्रोग्राम चालू किया गया सबसे पहले 1988 में, और इसको इंप्लीमेंट किया गया सबसे पहले उड़ीसा। कहां पे किया गया बेटा, उड़ीसा में, जहां पे हमारी बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। JFM depends on the formation of local villages institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land in managing by the forest department। देखिए, JFM प्रोजेक्ट में क्या किया गया है बेटा, कि जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपने लोकल लेवल पे एरियाज पे जो फॉरेस्ट उनको क्या करे बेटा, प्रिजर्व करे, और ये सारी की सारी जो जमीन होगी, इनको जो भी रिसोर्सेस होंगे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वन विभाग के जरिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? पढ़ो बेटा इसको। ठीक है बेटा, तो जेएफएम चलाया गया। ठीक है,
बदले में इनको क्या मिलेगा बेटा, बदले में ट्राइबल्स को क्या मिलेगा कि इन ट्राइबल्स को क्या कहा गया कि जो इंटरमीडिएट बेनिफिट्स हैं, यानी कि जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो उन फॉरेस्ट से ले जा सकेंगे। साथ के साथ सरकार जो मिनिमम लेवल पे टिम्बर का जो इस्तेमाल करके पैसा कमाएगी, उसमें से कुछ पैसा जो है इन ट्राइबल्स को मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो लोकल ट्राइबल्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा मिलकर चलाया गया, जिसमें लोकल ट्राइबल्स को जिम्मेदारी दी गई बेटा कि वो अपने लेवल पे क्या करेंगे बेटा, अपने लेवल पे ही लोकल एरियाज के फॉरेस्ट और उनको वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का काम करेंगे। बदले में क्या होगा बेटा, वो इस फॉरेस्ट में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजप्शन कर सकते हैं, टिम्बर का कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और टिम्बर का जो इस्तेमाल करके सरकार को मुनाफा होगा, उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा सरकार के जरिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत ट्राइबल्स को दी जाएगी। इससे ये हमें पता चल रहा है बेटा, इस पूरे चैप्टर में हमने ये सीखा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक इंडिविजुअल की जिंदगी में, और इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management program. इससे हम क्या समझे बेटा कि लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा, शामिल करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी बहुत लंबे समय तक जाना है बेटा, क्योंकि जब डिसीजन लेता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेटा, तो डिसीजन मेकिंग पावर के तहत या डिसीजन लेते वक्त जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बेटा, वो इन ट्राइबल कम्युनिटीज को सेंटर में नहीं रखता है, बल्कि अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है वो वहीं पर ही सपोर्ट लेते हैं, जबकि लोकल एरियाज पर अगर आप किसी फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो वहां पे लोकल कम्युनिटीज की डिसीजन मेकिंग में उनको सेंटर पोजीशन देनी चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं दे रहे हैं। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। ठीक है, जहां जहां पे देना चाहिए वहां पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, समय बदल रहा है, आज नहीं तो कल क्या होगा बेटा, सरकार इस बात को समझेगी और क्या करेंगे बेटा, वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, पूरी तरीके से वो क्या करेंगे बेटा, इन चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये था बेटा हमारा आज का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है बेटा सेक्रेड ग्रूव्स का। सेक्रेड ग्रूव जिसको हम बोलते हैं बेटा, एक तरीके से हम कह सकते हैं पवित्र जंगल। ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स यानी कि पवित्र जंगल। ठीक है, देखिए बेटा, हमारे इतिहास में अगर आपने एशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी बेटा, तो नेचर की वर्शिप करना हमारे एशियंट हिस्ट्री के टाइम से चलता आ रहा है। हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं। तो नेचर वर्शिप जो है वो इतिहास में हमारे यहाँ से काफी टाइम तक चलता आ रहा है, और इसी बिलीफ की वजह से आज भी ऐसे काफी सारे जंगल है बेटा जो कि अछूते रह चुके हैं। किनसे बेटा, इंसानों से। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे जंगलों को पवित्र नहीं माना जाता तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग नाम का जो सोशल एनिमल है, वो इन जंगलों को भी कभी पवित्र नहीं छोड़ता। तो इसी बिलीफ की वजह से कि हम नेचर की वर्शिप करते हैं, इसी बिलीफ की वजह से आज भी काफी सारे ऐसे जंगल हैं बेटा जो सैक्रेड रह चुके हैं, जो वर्जिन रह चुके हैं। इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, सेक्रेड ग्रूव्स, पवित्र जंगल। ऐसे जंगल जहां पे देव या देवताओं का या ना देव या फिर देवताओं का ना, देवी या देवताओं का निवास होता है। ऐसे जंगल इन्हें सेक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है। वो भी इसलिए हो पाए क्योंकि हम नेचर की वर्शिप करते हैं, वरना ह्यूमन बीइंग इनको भी नहीं छोड़ता है बेटा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? इसमें अनटच है बेटा ये सारे के सारे। लोकल पीपल भी इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं बेटा इसमें, और अदर पॉपुलेशन को इसमें जाने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ इसमें पूजा करी जाती है बेटा, क्योंकि इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है। इनको पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है उन ट्राइबल्स के जरिए कि यहाँ पे देवी देवताओं का निवास होता है। क्लियर बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले बेटा इनका, जैसे एक ट्राइबल्स है बेटा आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड की, एक मुंडास और सांथाल, ये ट्राइबल्स है बेटा कहाँ के, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड की। अब मुंडा जो है बेटा क्या करते हैं बेटा, महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। महुआ जिसका साइंटिफिक नाम है बैसिया लेटिफोलिया, और कदम्बा के पेड़ की भी पूजा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंथोकेफेलस कैदम्बा। इनकी क्या करते हैं बेटा, पूजा करते हैं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा, नेचर वर्शिप है। महुआ और जो संथाल से बेटा, ठीक है, महुआ और जो कौन है बेटा, संथाल से बेटा कहाँ के, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड रीजन के, वो क्या करते हैं बेटा, सॉरी मुंडास और संथाल, वो क्या करते हैं बेटा, महुआ और कदम्बा के पेड़ की क्या करते हैं बेटा, पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल्स हैं बेटा, वो टैमरिंड यानी कि इमली के पेड़ की पूजा करते हैं, टैमरिंडस इंडिका, और मैंगो यानी कि मैग्निफेरा इंडिका की पूजा करते हैं बेटा वेडिंग वाले माहौल में, जब शादी ब्याह होता है। ठीक है, पीपल के पेड़ की, बनियान के ट्री की पूजा करना हमारे यहाँ पे इतिहास में चलता आ रहा है बेटा, है ना। वानर रूप में हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं बेटा, करते हैं नहीं करते बेटा, गणेश जी के जो वाहन है बेटा, है ना, हम उनकी पूजा करते हैं बेटा, है ना। तो हमारे जो एशियंट हिस्ट्री के टाइम पे भी बेटा क्या है, हम प्रकृति के प्रेमी बहुत तगड़े रहे हैं। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एक बिश्नोई कम्युनिटी है बेटा, जो आपको जोधपुर जैसलमेर बेल्ट वाले में ज्यादा देखने को मिलेगी। जोधपुर जैसलमेर वाली जो बेल्ट है ना वेस्टर्न राजस्थान की, वहां आपको बिश्नोई कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जो 20 नियमों का पालन करती है। बिश्नोई
मोई जो 20 नियमों का पालन करती है बेटा, ये भी प्रकृति प्रेमी होते हैं बेटा, नेचर लवर होते हैं बेटा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको जोधपुर जैसलमेर में काफी सारे देखने को मिलेंगे बेटा। ये क्या होती है, प्रकृति प्रेमी होती है बेटा ये ट्राइबल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है बिश्नोई विलेज, है ना। और वो ब्लैक पर्क वाला मुद्दा है बेटा, चिंकारा वाला मुद्दा आपको पता है बेटा, सलमान खान वाला जो केस चल रहा है वो भी इसी कम्युनिटी को लेकर चल रहा है। तो इंडिया के अंदर क्या है बेटा, नेचर वर्शिप शुरुआत से ही रहा है बेटा। हम यहाँ पे नेचर को, प्रकृति को, जानवरों को काफी ज्यादा पूजा करते हैं, काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। इसी वजह से आज भी काफी सारी स्पीशीज यहाँ पे बच पाई है। तो एट लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा चैप्टर के पूरे सार में कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है बेटा, उनसे हम हैं, हम उनसे नहीं हैं, समझ रहे हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी वजह से हम लोगों का सर्वाइवल है, हम लोगों का एग्जिस्टेंस है। तो इनको प्रिजर्व करना एक ह्यूमन बीइंग की बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं एक मैंडेटरी ड्यूटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे आपको ये समझ में आया होगा। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है बेटा, दी एंड होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। क्लियर बेटा, क्लियर है बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर आपको। चलिए बेटा आगे देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ना ये बात ध्यान रखना। ये क्या है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। किसके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इनमें से कौन से ऐसी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी को मिलाता है, चिपको मूवमेंट कम्युनिटी को मिलाता है, बीच बचाओ आंदोलन ये भी कम्युनिटी को मिलाता है, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये नहीं है बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर। और देखते हैं बेटा क्या है, मैच द फॉलोइंग। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखिए अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड नेवी नहीं है। फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट तो ये होते हैं बेटा, फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड, ये इसके अंदर आ गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, इसके अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज को जाने की अनुमति होती है। इसके अंदर बेटा ट्राइबल कम्युनिटीज को जाने की अनुमति नहीं होती है और ये ट्राइबल्स के कंट्रोल में आते हैं। अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। क्लियर है क्या बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। Answer the following questions in about 30 words. What is biodiversity? Why is biodiversity important for human lives? Biodiversity refers to the variety of life forms found on earth. Biodiversity क्या होता है, different species of plants and animals के species of plants and animals जो अर्थ पे पाए जाते हैं वही biodiversity है. It is a measure of variation at the ecosystem, species and genetic level. ये एक measure होता है ecosystem के variation को नापने का, species को genetic level को नापने का. Biodiversity is abundant in tropical areas. Tropical areas cover 10% of the Earth's surface, but they host 90% of the world's species. Contribution of biodiversity in human lives. Human lives की अंदर contribution क्या रहता है biodiversity का, पहला agriculture. A variety of plant species meet our needs for food. Plants हमें क्या मिलता है बेटा, food मिलता है. Its contribution to business and industry. पेड़ पौधों से हम बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं. लेजरली एक्टिविटीज, आराम वाली एक्टिविटीज भी और इकोलॉजिकल प्रोसेस है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट सपोर्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस, इट मेंटेन है ना, इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, इट सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम एंड इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है किसमें बेटा, बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए. हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना. किस तरीके से ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज फ्लोरा एंड फोना को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है. देखिए, वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैव अफेक्टेड द फ्लोरा एंड फोना. जब जब रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आते हैं, डैम बनाए जाते हैं, तो बेटा आसपास वाले इलाके में क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है. उससे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, इफेक्टेड होते हैं. मैनी इलीगल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैव डेवलप्ड द फ्लोरा एंड फोना. बहुत सारी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज है जिससे क्या होता है बेटा, लैंड, सॉइल और प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो है स्पीशीज है वो भी खत्म होने को देखने को मिलती है इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से. Too many development projects for leisure activities in the forest have negatively affected them. लेजर एक्टिविटीज के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं फॉरेस्टों के अंदर, उससे भी क्या हुआ है बेटा, फॉरेस्ट काफी ज्यादा खत्म हुए हैं, डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला है. Too many human activities in the forest area. फॉरेस्ट एरिया के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज का ज्यादा दखल अंदाजी ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन के बढ़ने के चक्कर में एंड लैक ऑफ स्पेस हैज क्रिएटेड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. और क्या होता जा रहा है बेटा, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो जंगल क्या होते जा रहे हैं बेटा, घटते जा रहे हैं. तो जंगल घटते जा रहे हैं, उससे क्या होता है बेटा, ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. जानवर होते जा रहे हैं कम, क्योंकि उनका हैबिटेट भी होता जा रहा है कम, उनके प्रे जो उनके शिकार हैं वो भी होते जा रहे हैं कम, और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इससे भी क्या हो रहा है बेटा, हमें फ्लोरा एंड फोना के अंदर है ना एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है. आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी. क्लियर बेटा. चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स.
डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमने बताया था अभी चिपको मूवमेंट के बारे में हमने बात करा था बेटा, चिपको मूवमेंट के बारे में बात करा था ना 1973 में। किसने शुरू किया था बेटा, वापस से बता दो फटाफट, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखना है बेटा, कहां पे, चामोली डिस्ट्रिक्ट। उस टाइम पे जब हुआ था तब कहां पे हुआ था बेटा, यूपी में। और अभी कहां है चामोली डिस्ट्रिक्ट, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, मतलब उत्तराखंडी, सॉरी। ठीक है, चिपको मूवमेंट, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफोरेस्टेशन, सिर्फ डिफोरेस्टेशन को खत्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने बताया कि कम्युनिटी किस तरीके से एफोरेस्टेशन को भी क्या करती है बेटा, प्रमोट करती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था बेटा, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था मुंदास और सांथाल्स का। ठीक है, छोटा नागपुर रीजन में, जो कि किस किस की पूजा करते हैं बेटा, महुआ की, बसिया लेटिफोलिया और कदम्बा। ठीक है, एंथोकोलपस कैडम्बा। और जो ट्राइबल्स थे उड़ीसा बिहार के, वो टैमरिंड यानी कि इमली के पेड़ की पूजा करते हैं और मैंगो के पेड़ की पूजा करते हैं शादी के टाइम पे बेटा। ये सब क्या है, ये सब इसलिए हो रहा है बेटा ताकि कम्युनिटीज क्या कर सके बेटा, इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके, वरना ह्यूमन बीइंग इनको भी नहीं छोड़ता। अगर इन पेड़ों को पवित्र नहीं माना जाता तो ह्यूमन बीइंग इनको भी क्या कर देता बेटा, काट देता या अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर लेता। समझ पा रहे बेटा? तो ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में हमने एग्जांपल देखा था जिसमें विलेजर्स ने क्या किया था बेटा, माइनिंग एक्टिविटी के खिलाफ लड़े थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत। काफी सारे जो विलेजर्स थे बेटा, जिनमें 5 गांव के लोगों ने समूह ने मिलकर बेटा क्या किया था बेटा, 1200 हेक्टेयर की जमीन को भैरवदेव डाको सेंचुरी में कन्वर्ट किया था बेटा। और वहां पे अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए, वहां पे हंटिंग को बैन किया गया और साथ के साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम एनी आउटसाइड एंक्रोचमेंट, यानी कि बाहरी किसी भी विद्रोह से या बाहरी किसी भी आक्रमण से उन वाइल्ड लाइफ को भी क्या किया गया बेटा, प्रिजर्व किया गया। किसके जरिए बेटा, अलवर के 5 गांव के समूह के जरिए, जिन्होंने 1200 हेक्टेयर की जमीन को भैरवदेव डाका सेंचुरी में कन्वर्ट किया। और सरिस्का का मुद्दा अभी भी ट्रेंडिंग में है बेटा, क्योंकि वहां पे काफी सारे बाहुबली टाइप के लोगों ने क्या किया है बेटा, बड़े बड़े होटल्स बना लिए हैं, जिसका भी विरोध चल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की नजर में भी मुद्दा आ चुका है और जिन्होंने भी अतिक्रमण के ऊपर से वो अपने होटल्स वगैरह बनाए हैं, उन सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वो सही से कारण का जवाब नहीं दे पाए तो उनके होटल्स भी फिर तोड़े जाएंगे, उनके फिर होटल्स भी जो है अयोग्य घोषित करे जाएंगे। क्लियर है बच्चों आपको? चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या चीज है, आगे और क्या है बेटा, आगे देखते हैं बेटा, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हो सकती है जिससे कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने पढ़ा था बेटा, जिसमें हमने देखा कि लोकल कम्युनिटीज किस तरीके से बेटा फॉरेस्ट को खत्म होने से बचाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर। ये प्रोग्राम सबसे पहले 1988 में उड़ीसा के अंदर चलाया गया बेटा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है बेटा, लोकल विलेज की मदद से क्या करते हैं बेटा, हम लोग फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बेटा, और डिफोरेस्टेशन से बचाते हैं जंगलों को। बदले में उन्हें क्या मिलता है, बदले में बेटा उन कम्युनिटीज को वहां से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले जाने की अनुमति होती है। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स वो लेके जा सकते हैं, टिम्बर नहीं लेके जा सकते। और सरकार को जो भी टिम्बर बेच किया, टिम्बर का कल्टीवेशन करके उनको पैसा मिलता है, वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है सरकार क्या करती है बेटा, हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। ठीक है, और उनको क्या देती है बेटा, अगर वो सक्सेसफुल प्रोटेक्शन कर पाते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, तो सरकार के जन को क्या दिया जाता है बेटा, कुछ शेयर जो है प्रॉफिट का भी दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, इस तरह से सरकार के जरिए जो है बेटा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया बेटा, सरकार और लोकल कम्युनिटीज के जरिए। सबसे पहले 1988 में उड़ीसा के अंदर ये प्रोग्राम चालू किया गया बेटा, जिसमें लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशंस के जरिए क्या किया गया बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का काम किया गया, ताकि क्या हो सके बेटा, ताकि एक बेहतर तरीके से काम हो सके। उनको बदले में वहां से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए जाएंगे, ताकि वो, और साथ के साथ उनको वहां से एक प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा देखने को। क्लियर है बेटा? The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everyone have to be involved in some kind of natural resource management. अगर आप पूरा देखोगे बेटा तो कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज की मदद लेते हुए नजर आते हैं नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट करते हुए, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफर करना बाकी है बेटा, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज को आज भी सेंटर स्टेज नहीं मिलता है डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर। उनसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए डिसीजन मेकिंग में उनको सेंटर रूल नहीं मिलता है, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। मतलब लोकल ट्राइबल्स को ज्यादा पता होता है बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाना चाहिए, तो वहीं उनको सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या सरकार को शामिल करना चाहिए। लेकिन सरकार इनको शामिल नहीं करती है, सिर्फ इनके वहीं पर इस्तेमाल करती है जहां पर उनकी जरूरत होती है। जिस जगह पे इनको सेंटर पोजीशन मिलनी चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर में, वहां पे सरकार के जरिए इनको सेंट्रल पोजीशन नहीं दी जाती है। बस ये अपने हिसाब से क्या करते हैं बेटा, सरकार इनका इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन हाँ ठीक है, समय बदल रहा है धीरे धीरे, आज नहीं तो कल क्या होगा बेटा, ट्राइबल्स को भी इंपॉर्टेंस मिली जाएगी बेटा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी कौन ही प्ले करेंगे बेटा, आपके ट्राइबल्स ही करेंगे। क्लियर बेटा? तो इसी के साथ हमारा क्या होता है बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है,
इसमें हमने क्या किया बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगा बेटा, उसमें हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, हम उसके बाद क्या करेंगे बेटा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा उसमें इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। और उस चैप्टर को हम क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर्स में। तब तक के लिए बेटा आप लोगों को पढ़ना है, मस्त रहना है और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलने हैं बेटा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, वहां पे हम आपका जवाब देंगे। ऐसे ही आप लोग बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नोट्स बनाते चलना है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।